नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसके कारण थोड़ा सा मन जो है वो चिंताग्रस्त हो गया, चिंतित हो गया। आज के लिए नहीं, भविष्य के प्रति चिंतित हो गया। क्या हुआ? देश के कोने कोने में होली मनाई गई, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कुछ घटनाएं इस प्रकार की हो गई जो भविष्य का एक आईना जो है सो समाज को दिखा गई। संभल हुआ और जगहों पर जो है सो कि हुआ। होली कैसे मनाई गई, होली का जुलूस कैसे निकला, तो आप इस चीज को देखिएगा तो लगेगा कि एक होली के जुलूस निकालने के लिए कितना फोर्स तैनात किया गया। सत्ता की सक्रियता किस हद तक रही, तब जा कर करके वो होली का उमंग वाला वातावरण जो है इस हिंदुस्तान में नजर आया। अब कल्पना कीजिए, अगर प्रशासन की सक्रियता उस प्रकार से नहीं होती तो क्या उन जगहों पर होली का त्योहार उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता? मुझे तो लगता है कि नहीं मनाया जाता। अब कल्पना कीजिए कि जो बरसों वर्ष पहले समाज जब होली का त्योहार मनाता था, जब सनातनी हिंदू जो है वो होली वगैरह का त्योहार मनाते थे, तो क्या सत्ता, प्रशासन, इनको इतनी सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती थी? नहीं। आज क्यों ऐसा हो गया? आज क्यों ऐसा हो गया? यह सनातनियों को सोचने का विषय, यह सनातनियों को सोचने का विषय है। अगर नहीं सोचिएगा तो भविष्य में कोई जरूरी है कि ऐसी सत्ता आपके साथ रहे ही जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने पूरे प्रशासनिक सक्रियता के साथ आपको जो है आपका त्योहार मनाने के लिए जो है एक अवसर प्रदान करे। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है। और उस वक्त जो सत्ता प्रशासन अगर उस प्रकार से थोड़ा सा भी जो सो उसके बीच में नेग्लिजेंस हो गया तो आप तो अपना त्योहार नहीं मना पाइएगा। ये जो मैंने महसूस किया, ये बहुत ही वेदनादायक है। इस हिंदुस्तान में ऐसा अवसर उत्पन्न होने लगा है, उत्पन्न होने लगा है जो अच्छा उदाहरण नहीं है भविष्य के लिए। जब भी सत्ता कोई निर्णय लेती है तो उस वक्त उसको लगता है कि ये छोटी सी घटना है, लेकिन आगे के दिन में उसका फल कितना कड़वा होगा इसकी कल्पना या तो वो नहीं कर पाती है या इसकी कल्पना वो करना नहीं चाहती है। देश आज उन्हीं बीजों को जो उस वक्त की सरकारों ने जो है सो जो रोपा था उसका कड़वा फल का स्वाद ले रहा है, और उस कड़वा फल के परिणाम को आज का जो सत्ता पक्ष है, जो जिनकी सरकारें हैं, वो झेल रही हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं, आज की घटना। कर्नाटक की सरकार ने टेंडर में मुस्लिम वर्ग को 4% का आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की।
बहुत छोटी सी घटना लगती होगी, बहुत छोटी सी घटना लगती होगी। क्या कारण है, ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ रहा है? टेंडर में भी 4% आरक्षण की घोषणा करने की क्या जरूरत है? जिस प्रकार से टेंडर होता था, सारे लोग अपना करते हैं, अगर उसी तरीके से जो है कि चलते रहता तो कोई दिक्कत थी? अब इसको आप सांप्रदायिक कहिएगा, धर्मनिरपेक्ष कहिएगा, तुष्टीकरण कहिएगा, क्या कहिएगा, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज की घोषणा है ये सरकार के, कर्नाटक के सरकार के, कि 4% मुस्लिम वर्ग को टेंडर में आरक्षण जो है दिया जाएगा। आगे चल करके क्या परिणाम होगा, कौन सा वर्ग आहत होगा, किस वर्ग को जो है तो इससे विशिष्ट लाभ होगा, ये समाज देखेगा। समाज जो है तो आने वाले सरकारों को भी इससे क्या दिक्कत होगी, नहीं होगी, वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन ऐसे ऐसे निर्णयों से क्या बचा नहीं जा सकता है? बचा जा सकता है, बचना चाहिए भी, लेकिन लोग नहीं बच पाते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ इकट्ठा वोट जो है तो कि हमारे पास आ जाएगा, बाकी के वोट्स को इधर से उधर कर लेंगे हल्का फुल्का, और हमारी सरकार बन जाएगी। केवल सरकार बनने और सरकार गिरने तक की व्यवस्था नहीं है बंधु, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारे राष्ट्रीय हितों को भी ठेस पहुंचती है। बचने की जरूरत है, बचना चाहिए। आप नेतृत्व करता है, आपकी राज्य में सरकार है, आप सर्व समाज का विषय लेकर करके चलिए। आप किसी के हित को ध्यान में रखिएगा और दूसरे का अहित कीजिएगा, ये न्याय नहीं करता है, ये न्याय नहीं करता है। आपको क्षणिक लाभ की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन ये जो है ये न्याय नहीं कही जाएगी, न्याय की परिभाषा के अंतर्गत आएगा ही नहीं। ये निश्चित तौर पर एक वर्ग को अहित पहुंचाने वाला निर्णय है। ठीक उसी तरीके से देखिए, आप जब से जो है तो देश स्वतंत्र हुआ, उस समय से लेकर के आज तक की जो घटना है, जो जो निर्णय उस तरीके का हुआ, 1991 में प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट 1991 को देख लीजिए, या और बहुत सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको नजर आएगा कि तत्कालीन सरकारों ने क्षणिक लाभ लेने के लिए सनातनी समाज को जो है, सनातनियों को जो है ठेस पहुंचाई है। एक खास वर्ग को खुश करने के लिए, एक खास वर्ग को अपना वोट बैंक बनाकर रखने के लिए जो है सनातनियों को ठेस पहुंचाई है, और उसका दंश झेल रहा है समाज आज, कि आपको एक होली मनाने के लिए भी जो है 2-3 हजार फोर्स लगा देना पड़ता है, तब जाकर करके ये चीज निकल जाता है। और ये कहाँ हो रहा है? ये हिंदुस्तान में हो रहा है, ये हिंदुस्तान में हो रहा है। आगे के दिनों में क्या होगा, लोग जातियों में बटे रहे हैं, सारे सनातनी वर्ग, तो आप देखिएगा कि आज आने वाले दिनों में कैसी स्थिति हो जाती है। हमेशा ये सत्ता पक्ष जो है आपके प्रोटेक्शन में खड़ा रहने वाला सत्ता पक्ष ही रहेगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। आपको अपने पैरों पर, आपको अपने संगठन के अनुसार से, आपको इस गौरवशाली परंपरा के दृष्टिकोण से कि आप सनातनी ही इस हिंदुस्तान के बैकबोन है, आप जब सुदृढ़ रहिएगा, आप जब एकत्रित रहिएगा, आप जब संगठित रहिएगा, तो ऑटोमेटिक पूरा समाज संगठित होगा। इधर मेरी दृष्टि चली गई।
एक त्योहार मनाने के लिए इतना प्रशासन, ये कब तक संभव है? ये बार-बार नहीं संभव है। आपको इसके पीछे छिपे हुए जो संकेत है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं, एक सनातनी होने के नाते आप अभी भी अगर जाति-पाति में बँटे हुए रहते हैं, तो भविष्य आपका क्या होगा वो आप समझिए। आपको ये एक सुदृढ़ लकीर अपने समाज के, अपने सनातनी परंपरा का एक मजबूत लकीर खींचना ही पड़ेगा। और आप जब संगठित रहेंगे, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी सत्ता पक्ष आवे, वो आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखेगा। आपको अगर बटा हुआ वो महसूस करता है, तभी वो आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन जब देख लेगा कि यह एकता के सूत्र में बंधा हुआ समाज है, उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो आपके साथ खड़ा हुआ रहे। तो कल जहाँ-जहाँ इस तरीके की घटना घटी, उसको अपने नज़र के सामने रखिए और कोशिश कीजिए कि इससे भविष्य के लिए एक सबक के रूप में समाज ग्रहण करे। धन्यवाद।